नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और आप लोगों के बीच में मैं एक बार फिर जुडिशरी का जो लेक्चर है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। हम लोग जुडिशरी पर बातचीत कर रहे थे, न्यायपालिका पर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आपको लगभग कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें न्यायपालिका से सवाल जो है नहीं पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि इसको कुछ पार्टों में हम लोग देखेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा डीप में भी इसको समझेंगे। कारण क्या है कि ये प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अब जैसा सवाल पॉलिटी में पूछा जाने लगा है तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो कथन और कारण वाले जो सवाल आते हैं उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज ये डिमांड करने लगा है। आपका जो आयोग है यूपीपीसीएस, हमारा जो आयोग है, तो हम लोग यहाँ पर थे एजेंडा बिंदु में। हम लोगों ने कल समझा था न्यायिक प्रणाली, स्थापना, गठन और योग्यता। दो तीन बातें हम लोगों ने कल समझ ली थी। उसके बाद हम लोगों को अब यहाँ पर आगे देखना था। तो आज हम बहुत सारी चीजों पर बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद हम सवालों को भी देखेंगे, किस प्रकार के सवाल जो है आयोग में पूछे गए हैं। तो पहला चीजों को समझते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे क्या है। पहली बात तो देखें कि हम लोगों ने बातचीत कर ली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उसके अलावा अन्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन से होंगे, कौन से अन्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की बेंच मान लीजिए 190 सीटों की है, मतलब 190 सीट के जज वहां बैठ सकते हैं। जैसे इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो आपके जज हैं वो बैठ सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 105 या 110 ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। वहां पर अगर 34 प्रावधान किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर, तो वहां पर 34 सीटें जो हैं वो पूरी फुल होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी ध्यान रखी जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति चल रही होती है, प्रक्रिया चल रही होती है, और पूरी जो सीटें होती हैं उस पर पीठासीन नहीं होते हैं न्यायाधीश, तो फिर अन्य न्यायाधीशों के रूप में चीजों को लाया जाता है। तो पहली बात है, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, फाइल अभी अटकी पड़ी है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की बात की जाती है। तो ये मुख्य न्यायाधीश है जो है एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाएंगे ये। ठीक है, ये कुछ समय के लिए होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, बस आपको इतना याद रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और ये कब होगा? ये तीन स्थितियों में हो सकता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है वो अभी रिक्त हो, भरा नहीं गया हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो कर्तव्य के पद पर हो, ठीक है ना, कोई कर्तव्य के पद पर काम कर रहे हो, खाली हो किसी तरीके से, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, या उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, मतलब पूरी तरीके से हो गई हो, प्रक्रिया में वो शामिल हो गया हो। इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 126 के तहत किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 126 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 126 जो बात करता है वो आपकी बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको स्लोली पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा हमको नॉलेज होना चाहिए इसमें, ताकि हम जो पेपर में किसी प्रकार से आपको सामने सवाल अगर आता है तो आप अपने आप को सक्षम पाए उसको हल करने में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। एक दूसरे टाइप के न्यायाधीश होते हैं, इसको तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। आपने इंग्लिश में एडहॉक नाम सुना होगा। एडहॉक मतलब कुछ समय के लिए इनकी नियुक्ति होती। इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको याद होना चाहिए। इसकी नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है ना, ये केवल बुला लिए जाते हैं। कुल मिलाकर जैसे उच्चतम न्यायालय में 34 सीटें हैं, ठीक है, तो 34 में मान लीजिए 33 अन्य जो जज हैं वो हैं, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मान लीजिए 33 में 30 ही अभी न्यायाधीश हैं, 3 सीटें हमारी खाली पड़ी हैं। तो 3 सीटों को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हमारी सीटें कोई खाली नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी गलत पूर्ति को प्राप्त ना हो रहा हो, ये केवल उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये अनुच्छेद 127 के तहत होता है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ समय के लिए किसी भी जो हाई कोर्ट के जो पीठासीन न्यायाधीश हैं उनको ये बुला सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश के रूप में।
और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी आप बुला सकते हैं, ठीक है ना, जिनको उन्होंने सेवा दे ली है उनको भी बुलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये भी डिमांड की जाती है कि अभी हमारे जो न्यायाधीश है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको कुछ समय के लिए बुला लिया जाए। ये भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लेकर ये किया जाएगा, मतलब राष्ट्रपति जी की पूर्व सहमति इसमें आवश्यक होगी। लेकिन ऑफिशियली कौन बुलाता है? मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में पद धारण कर चुके न्यायाधीशों को इसमें सिलेक्शन होता है। कहने मतलब आपने कार्य किया होना चाहिए उच्च न्यायालय में, किसी 10 साल का मिनिमम न्यायाधीश के रूप में आपको कार्यकाल आपका होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, 5 साल के लिए हम लोगों ने कल चर्चा की थी, 5 साल के लिए कम से कम मिनिमम कार्यकाल एक न्यायाधीश के रूप में करना चाहिए। और 10 साल आप एक आपने वकालत लगभग की हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इस प्रकार की हमने बातें जो है कल समझी थी। आगे देखते हैं, शपथ देखते हैं, शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो शपथ है वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। ये महामहिम अभी मैंने आपको बोला था, महामहिम और फिर राष्ट्रपति। तो आपको मैं बता दूं, जैसे पद के आगे ये सब नाम लगते हैं, ठीक है, पद के आगे नाम लगते हैं, नाम के आगे कोई काम इस प्रकार के आप शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। महामहिम केवल राष्ट्रपति के लिए बोला जाता है। आप राज्यपाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेम पद, वो राज्य का अधिकारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। उसकी शपथ संविधान के अनुसूची नंबर 3, मैंने आपको बताया था, 2 जो अनुसूची है, ये बार बार आपको रिवीजन भी होता रहता है इसी से। अनुसूची है वो वेतन और भत्तों की बात करता है, मतलब संचित निधि में किस प्रकार के वेतन या भत्ते दिए जाएंगे उस प्रकार की। और जो तीसरी अनुसूची है वो बात करता है आपको संविधान में जो शपथ दिलाई जाती है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उस प्रकार की बात करता है। ये आपको रिवीजन साथ साथ करते रहना चाहिए ताकि आपकी जो चीजें हैं वो कंठस्थ होते रहें, बार बार आपको उसमें दिक्कत नहीं आए, याद होती रहे। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या शपथ लेते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, या वो भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाने की बात करेंगे, भय या पक्षपात नहीं करेंगे, संविधान को विधि और मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करेंगे, संविधान की जो विधि और मर्यादा के अनुरूप काम हो, तो वो जुडिशियल रिव्यू आपने सुना होगा, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन जो बोला जाता है, तो इन सब चीजों को वो उसके माध्यम से, रिट के माध्यम से वो देखते रहते हैं ताकि जो संविधान में जो चीजें दी गई हैं उसके अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका है या विधायिका है, वो कार्य करे। इनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल सामान्यतः 65 वर्ष होता है। और अगर इनको पद से 3 तरीके से हटाया जा सकता है, ठीक है। पहला, एक तो ये 65 वर्ष के हो जाए तो इनकी खुद आयु पूर्ण हो जाती है तो ये हटाए जा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे दें तो राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बकायदा हस्ताक्षर करके त्याग पत्र देंगे ये संसद के द्वारा हटाए जाने पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी कभार आपसे पूछ लेता है। तो 3 प्रक्रियाएं, या तो उन्होंने अपनी जो नौकरी की अवधि है वो पूरी कर ली हो यानी 65 वर्ष, या वो राष्ट्रपति को सीधे जाकर इस्तीफा दे दें, या तीसरी जो बात है वो संसद के द्वारा उनको हटा दिया जाए। तो संसद ने हटाए जाने के लिए एक नियम बनाया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ये आपको पता होना चाहिए, संसद के पास ये अधिकार है। तो न्यायाधीशों को हटाने में 3 प्रकार की चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बिल जो है राष्ट्रपति को, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश या हाई कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश अगर उनको हटाए जाने का प्रस्ताव है तो संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। लोकसभा में कम से कम 100 लोग प्रस्ताव ये लेकर आएंगे और राज्यसभा में जो है कम से कम 50 लोग ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। और ये लोग अपने जो राज्यसभा के अगर प्रस्ताव लेकर आते हैं तो ये अपने सभापति को देंगे, लोकसभा जो है वो अपने लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अब जो अध्यक्ष हैं दोनों सदनों के, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि ये बात पूरी तरीके से खारिज है तो वो इस बात को टाल देंगे और उससे जो प्रस्ताव हो उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ इस पर जांच की जा सकती है,
वो स्वीकार करते हैं तो बाकायदा फिर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम में कौन कौन होंगे, आप ये जरा यहाँ पर देख लीजिए। 3 सदस्यीय टीम में पहले तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एससी का कोई भी वरिष्ठ जज। कारण क्या है, सुप्रीम, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई जांच चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश इस कमेटी का जो हेड हो सकता है। एक कोई भी हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा कोई भी प्रतिष्ठित न्यायविद जो अच्छा कानून का जानकार होगा वो। अब इसके बाद अगर इस समिति पाती है कि हाँ ये जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं, तो उसके पश्चात एक बकायदा सदन में बिल आएगा और उसको, आपको मैंने बताया, विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष बहुमत पारित होगा। मान लीजिए अगर सदन की क्षमता 100 की है, 100 सदस्य टोटल उसमें हो सकते हैं और आज उपस्थित केवल 90 हैं, तो 100 में ये तो एक तो सदन की जो संख्या होता है उसका बहुमत यानी 51 तो कम से कम इसके पक्ष में होने ही चाहिए, और इस जो सदस्य संख्या आज वोट डालने वाली है उसके 2/3 सदस्य होने चाहिए, मतलब 60 सदस्य कम से कम वोट डालना चाहिए। और दोनों कंडीशन अलग अलग, दोनों ही कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ये नहीं कि 51 वाला, मान लीजिए यहाँ पर 60 लोग हैं, 60 लोगों ने वोट डाला है तो आपको 40 लोग 2/3 यहाँ मिल जाए तो ये 40 ही तो वोट हुए, लेकिन 51 भी होना चाहिए वोट। इसके अलावा अगर 90, अगर 51 के अतिरिक्त ऊपर 2/3 में भी संख्या होनी चाहिए, 51 से कम तो किसी भी हाल पे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी जज के खिलाफ इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया, किसी भी जज को आज तक हटाया नहीं गया है। आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता। कभी कभार सवाल पूछ लेता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, देखिए उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, कोलिजियम व्यवस्था से होती है, तो उनकी खुद एक अपनी व्यवस्था है। कार्यकाल की सुरक्षा है, जो 65 वर्ष तक वो कार्यकाल अपने कार्यकाल में रहेंगे। उनकी कुछ सेवा शर्तें हैं निश्चित। संचित निधि से पैसा उनका मिलता है, कोई इस पर चर्चा नहीं कर सकता है। अगर उनके वेतन बढ़ाए जा रहे हैं तो उस पर एक बार प्रस्ताव की बात संसद में की जा सकती है, अन्यथा किसी भी प्रकार की बात, वेतन की कटौती की बात नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार की बहस नहीं होगी, वो कैसा भी आचरण उनका हो उन पर बहस नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर उनके रोक है, वो किसी प्रकार की वकालत नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद। अपनी अवमानना पर दंड देने की उनकी शक्ति है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया और उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो वो बाकायदा अवमानना का दंड दे सकते हैं। अपना जो उनका स्टाफ होता है खुद का, वो अपना नियुक्त करते हैं, अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। आपने सुना होगा हाई कोर्ट के अपने आरओ का एग्जाम होता है, और अन्य प्रकार के जो हाई कोर्ट की भर्तियां होती हैं, डी ग्रेड की और सी ग्रेड की जो भी हैं, तो वो सब हाई कोर्ट स्वयं करता है। इसके अतिरिक्त न्याय क्षेत्र में उनके कटौती नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया था अगर न्याय क्षेत्र में उनकी कटौती की जा रही है तो इसमें विशेष बहुमत प्लस राज्य सरकार जो है उनके विधान सभा का भी बहुमत चाहिए होगा। ये भी मैंने आपको बताया था, आधे से अधिक विधानसभा भी उसमें समर्थन देनी चाहिए। और ये मानना जाता है कि न्याय क्षेत्र में जो उनको पावर दी गई है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो उसके बाद कार्यपालिका से पृथकता तो है ही। मैंने आपको अनुच्छेद 50 पढ़ाया था। अनुच्छेद 50 से मैंने कहा था आपसे कि जो शक्ति की पृथककरण जो नीति है वो यहाँ पर लागू होती है, तो कार्यपालिका से एक प्रकार की वो पृथकता बनाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां क्या क्या है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो आरंभिक अधिकारता मतलब ये है कि जो केस आएंगे वो केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये पहले आप पहले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो ये आरंभिक अधिकारता में केवल 3 मामले आते हैं। पहला, अगर भारत सरकार की बहस किसी अन्य राज्यों या एक या अधिक राज्यों के बीच हो तो इस प्रकार के जो विवाद हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। हाई कोर्ट क्यों नहीं सुलझा सकता है, आप खुद भी समझिए। एक तरफ भारत सरकार है, एक तरफ एक या अधिक राज्य है, तो जो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा वो लगभग एक तरीके से इस टाइप की जो मामले हैं वो पूरे भारतवर्ष में लागू होंगे। अगर हाई कोर्ट भी इस टाइप की बात करता है तो उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, अपील में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये प्रारंभिक अधिकार बन जाता है कि भारत सरकार या अन्य राज्यों के बीच में ऐसा कोई अगर विवाद आता है तो एक प्रकार का मानक होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देगा तो वो एक प्रकार का मानक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। दूसरा, एक और भारत सरकार हो और दूसरी ओर राज्य या राज्यों और या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है भारत सरकार हो प्लस इसके विरुद्ध में राज्य हो और उसके और राज्यों का आपस में भी विवाद हो। तो राज्यों का अगर आपस में भी विवाद है और भारत के साथ भी उनका विवाद है, भारत सरकार के साथ भी, इस प्रकार के जो मामले हैं वो भी केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ये उसकी आरंभिक अधिकारता के मामले हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात यह है, अगर दो या अधिक राज्य आपस में विवाद कर रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो क्षेत्राधिकार आरंभिक क्षेत्राधिकार है। मतलब उसमें आरंभिक क्षेत्राधिकार का सीधा सीधा अर्थ होता है, आरंभिक से शब्द आप समझ लीजिए आरंभ ही सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यों के बीच नदियों के पानी बंटवारा, ये देखिए मैंने अलग से नोट बना दिया था। बात क्या है कि राज्यों के बीच नदियों का बंटवारा होता है, उसके भी केस चलते रहते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारता में नहीं आता है, ठीक है ना। इसको ये नहीं कह सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा उस मामले को। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं अलग अलग। आपने कृष्णा ट्रिब्यूनल्स सुना होगा, कृष्णा नदी का ट्रिब्यूनल्स जो है, कृष्णा विवाद जो है। आपने कावेरी विवाद के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात सुनी होगी। इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। इसके बाद न्यायिक क्षेत्राधिकार उनका क्या है, वो न्याय क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। एक तो आपको पता है मैंने अनुच्छेद 32 बताया था और हाई कोर्ट का अनुच्छेद है 226। अभी हाई कोर्ट पे जब चर्चा करेंगे तब एक बार फिर उसको देखेंगे। अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के 226 के तहत 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी की जा सकती हैं। तो अभी ये 5 रिटें ये हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर बंदी को सामने लेकर आओ, इसका मतलब यही होता है बंदी को प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि उसके अगर किसी अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय ये कह सकता है कि बंदी को मेरे सामने लेकर आइए। ये आपको सार्वजनिक जो स्थल होते हैं, सॉरी सार्वजनिक स्थल का नाम हो रहा है, सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं उनके खिलाफ भी लाया जा सकता है, या किसी व्यक्ति पर्सनल पर भी ये लाया जा सकता है। दूसरा है परमादेश मैंडमस बोलते हैं इसको। इसका आदेश है वी ऑर्डर, हम आदेश देते हैं कि जो ये सार्वजनिक इकाइयों पर, अधीनस्थ न्यायालयों पर या निगमों पर या प्राधिकरणों पर और सरकार को जारी किया जाता है कि आपको हम आदेश देते हैं कि आप इस अधिकार के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसमें ये बोला गया है कि जैसे कोई उसके अधीनस्थ न्यायालय है, उसका वो कोई ऐसा निर्णय दे देता, मान लीजिए जो छोटा कोर्ट है उसने फांसी की सजा दे दी, तो उच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। वो कहेगा कि अधीनस्थ न्यायालय आपने जो फांसी की सजा दी है ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। तो वो इस तरह की जो चीजें हैं वो मना कर सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालय को। इसके बाद है सर्टिओरी, इसको बोलते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, सर्टिओरी बोलते हैं शायद, उत्प्रेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणिक होना, और इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि कुछ प्रतिषेध की तरह है ये। इसमें अंतर केवल यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण ना किया जाए, इसलिए ये जारी किया जाता है। कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं बस। इसमें आप देखिए प्रतिषेध का मतलब होता है उनको रोकना, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो सीलिंग टाइप का कुछ लगाता हो कि आपको रोका जा रहा है कि इस क्षेत्र के बाहर आप नहीं जाएंगे। जैसे लक्ष्मण रेखा आप जानते हैं ना, ये लक्ष्मण रेखा की तरह हुआ, और ये प्रतिषेध हुआ, प्रोविजन हुआ कि आपने ये काम कर दिया है लेकिन ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले से ही बोला जाता है कि आप ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आपको करना ही नहीं। अधिकार पे इच्छा, इसमें पूछा जा सकता है, इसको क्यू वारंटो बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये आप याद कर लीजिएगा, मैंडमस जो है, हाबिस कॉर्पस है सेटियोरी है, और आपका प्रोविजन है, और ये क्यू वारंटो है। इसमें बोला गया है कि राइट ऑफ इंक्वायरी, इसमें मतलब ये बोला जाता है कि आप कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक पद पर है उससे वो पूछ सकता है, उसको पद में, आप इस पद पर अगर आप बैठे हुए हैं तो इस पद पर किस अधिकार के साथ आप बैठे हुए हैं इसकी जानकारी वो ले सकता है। ये सब चीजें, ये आपके जो हमने बातचीत की, ये आपकी 5 प्रकार की रीटें हो गई हैं। ये एक बार हाई कोर्ट पे जब हम पढ़ेंगे तो फिर इनको समझेंगे, फिर उन दोनों का थोड़ा सा अंतर भी जानने का प्रयास करेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रेटे है वो केवल आपके मूल अधिकार के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हाई कोर्ट की जो बातें हैं वो मूल अधिकार प्लस अन्य जो अधिकार आपको कानूनी अधिकार हैं उन पर भी रिट मिल सकती है। हाई कोर्ट के पास थोड़ा सा इस मामले में विस्तार अधिक है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है जैसे आपका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर अपील में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अधिकारता जो है 4 तरह के मामलों में हो सकती है, वो हम जरा यहाँ से देखते हैं। एक अनुच्छेद 132 के तहत हो सकती है, जिसमें किसी प्रश्न का निर्णय गलत किए जाने पर हाई कोर्ट द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए हों, तो हाई कोर्ट के ऊपर ही है। कुल मिलाकर हाई कोर्ट अगर किसी प्रकार का मामला करता है तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। ऐसे आर्टिकल 133 है कि सिविल मामलों में भी आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट की राय अगर है कि आपको वहां पर सुप्रीम कोर्ट आपको जाना है तो वो जा सकता है। अगला है 134। अगर किसी प्रकार का दंड का मामला है, इस प्रकार का दंड का मामला है, तो वो दांडिक मामलों में अगर मृत्युदंड 2 प्रकार के मामलों में मिलता है, एक हाई कोर्ट दे दे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में, तो या हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती है इसकी और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील हो सकती है, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला जाता है। तो अपील यहाँ तक की जा सकती है दंड के मामले में। अगर मृत्युदंड है तो आप उसको रोक नहीं सकती। ठीक है, अब ये किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कभी कभार होता है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मृत्युदंड दिया और हाई कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय के अपील में वो व्यक्ति चला गया, तो हाई कोर्ट ने उसको जो उसने किया था, जिसके लिए सजा मिली थी उसको अधीनस्थ न्यायालय में, उसने उसको बरी कर दिया, कहा कि नहीं प्रॉपर जो एविडेंस नहीं देखे गए और जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया और मृत्युदंड का जो सजा है उसको माफ कर दिया। तो हाई कोर्ट के ऐसे मामले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, निश्चित तौर पर ये जाएंगे, ये जाएंगे ही जाएंगे। और यही चीज है, अगर अधीनस्थ न्यायालय में मृत्युदंड दिया गया है तो वो वाले मामले भी जाएंगे। कुल मिलाकर मृत्युदंड की बात इसलिए होती है क्योंकि मृत्युदंड के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई हम अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो उसको कम से कम लास्ट ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का मिलना चाहिए। और इसके बाद भी फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं लोग, वहां पर प्रार्थना पत्र देते हैं, फिर राष्ट्रपति संबंधित प्रार्थना पत्र पर अपना व्यू व्यक्त करते हैं कि उनको माफ करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, एक जो चौथा मामला आता है जिसके तहत जाता है वो है आर्टिकल 136 के तहत, कि उच्चतम न्यायालय में कोई विशेष इजाजत दी गई है आपको हाई कोर्ट के माध्यम से कि आप विशेष इजाजत आप सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं और आप अपील में जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हाई कोर्ट रोक देता है तो फिर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप विशेष इजाजत है, आपका ये मामला बड़ा गंभीर है, तो आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ये रखना है कि अगर हाई कोर्ट का कोई मामला है तो वो अपील पे जाएगा। ठीक है ना, और अगर हाई कोर्ट परमिशन नहीं देता है कि आप अपील पर जाएंगे तो मामला अपील पर नहीं जाएगा। बस आप मोटा मोटा ये याद रख लीजिएगा, इससे बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, बस केवल पूछ लिया जाता है, तो रिट याचिकाओं पर ज्यादा पूछा जाता है, इस पर नहीं पूछा जाता। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। एक आर्टिकल अनुच्छेद 143 है, ये सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। वो एक्चुअली में 2 प्रकार की सलाह मांग सकते हैं। पहला, कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का मुद्दा हो जिसमें कोई विधि का प्रश्न हो, मतलब कोई लीगल प्रश्न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि लीगल और संवैधानिक मामलों पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार का अगर कोई मामला है, तो सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा है, तो लीगल एडवाइस बाकायदा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे उसमें। लेकिन दूसरा देखें, अगर कोई मान लीजिए पूर्व संवैधानिक संधि करके गए थे हमारे पूर्वज, उन्होंने पूर्व संवैधानिक संधि की थी कि हम इनको अधिकार देते हैं और इस प्रकार की चीज बाकायदा उस संविधान में लिख गए, या फिर किसी प्रकार से लीगल राइट्स में दे गए। जैसे आपको पता होगा सिंधु समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, मान लीजिए इस प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इसकी जो एडवाइस है वो देना, अगर राष्ट्रपति ने मांगी है तो बाध्यकारी होगी, देना ही है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, 2 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। एक तो सलाह देना कंपलसरी नहीं है, दूसरी ओर देना है कंपलसरी है। तीसरा अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं वो साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, और अगर उनकी अवमानना की जा रही है तो दंड भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट।
इस प्रकार की चीजें अभिलेख न्यायालय के माध्यम से मिलती है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। न्यायिक समीक्षा मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका है, विधायिका है, समय समय पर नियम कानून बनाती रहती है। अगर नियम कानून मान लीजिए संविधान के मूल ढांचे से मैच नहीं करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई भी जा सकता है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है, न्यायिक समीक्षा करवा सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर उनका अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायिक समीक्षा उसमें हो सकती है। जैसे किसी प्रकार का कानून अगर विधायिका ने बनाया है जिससे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन हो सकता है और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है तो बकायदा उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। आपको मैंने बताया था 99 जो संविधान संशोधन विधेयक था वो इसी कारण निरस्त हुआ था, न्यायिक समीक्षा उसकी हुई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना कि कार्यपालिका जो है इस प्रकार से हस्तक्षेप करने लगेगी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा मोटा मोटा याद कर लीजिएगा। न्यायिक समीक्षा संबंधित कुछ अनुच्छेद कौन कौन से हो सकते हैं। आर्टिकल 13 के तहत विधि द्वारा कोई कानून बनाया जाए तो उसकी समीक्षा हो सकती है। हालांकि समीक्षा सबकी ही हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आता है तो ज्यादातर यस होगा। आर्टिकल 21 है, 32 है, मूल अधिकारों के लिए तो आप जाते ही हैं, न्यायिक समीक्षा उसकी हो सकती है। 246 सूचियों जो है, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और आपकी समवर्ती सूची, उस पर भी बात इसमें हो सकती है। यह संविधान संशोधन ऐसा हो गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मैंने आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा बकायदा ये लिखा गया कि न्यायिक समीक्षा राष्ट्रपति शासन की जा सकती है और राष्ट्रीय आपात की भी हो सकती है। इसके बाद न्यायिक सक्रियता, ये क्या होता है, ये एक्टिविज्म कहलाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि कभी कभार जो न्यायालय है वो स्वयं संज्ञान ले लेता है मामलों का। स्वयं संज्ञान लेने का जो ये मामला होता है उसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। कभी मान लीजिए उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसको लगा कि ये तो मामला बड़ा गंभीर है, इसको तुरंत लेना चाहिए जानकारी में, तो इसको बाकायदा वो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ले सकता है। हालांकि इसके कभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। कारण क्या है कि इससे कार्यपालिका की शक्ति कमजोर होती है क्योंकि उसका काम है कि जो लॉ है वो लागू करवाए, लेकिन जुडिशियल अपने मन से अपनी शक्ति का विस्तार कर लेती है, कुछ मामले अपने मन से संज्ञान में ले लेती है, इससे एक्टिविज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। दूसरी ओर जुडिशियल क्योंकि किसी पार्टी से नहीं होती है और वो निर्णय जो है वो निष्पक्ष देती है तो कभी कभी कुछ मामले अच्छे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मामला ये आपको नोट करना है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय संघ का मामला। ये आपको याद रखना है, ये लास्ट था। इसके माध्यम से जो है आपको ये रिट याचिकाएं हैं उन सबको बाकायदा चालू करवाया गया था। रिट याचिका के मामले में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 1986 में जो भगवती करके एक न्याय जस्टिस थे उन्होंने इसको न्यायिक सक्रियता मतलब कहने मतलब रिट याचिकाओं को एक चलन प्रक्रिया चालू करवाई थी। तो ये आर्टिकल 19, 21, 38 इसमें भी सारी याचिकाएं आ सकती हैं, सारे आर्टिकल्स इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवती का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीफ जस्टिस रहे हैं पहले भारत में। ये 1978 के आसपास की, 76-78 के आसपास की बातचीत है। तो अभी जब हम प्रश्न करेंगे तो वहां पर नाम भी आ जाएंगे और जो चीज छूट गई होगी उस पर कवर अप हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमने देख ली, न्याय वाले पे हमारा इतना ही पोर्शन है। इसके बाद हम शायद हाई कोर्ट पर देखेंगे और सवालों को भी हल करेंगे साथ साथ, ताकि एक ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो जाए। ये आज हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। यहाँ तक हम लोगों ने लगभग लगभग न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता हमने देख ली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने न्यायपालिका का काफी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अभी भी हाई कोर्ट रह गया, उसमें बहुत सारी चीजें थोड़ा बहुत वैसे कमोबेश सेम सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका भी पता होना चाहिए। और साथ में सवाल इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं, वो भी थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे। तो अभी न्यायपालिका पे एक दो पार्ट और आएंगे, फिर न्यायपालिका लगभग लगभग हमारे आयोग के जो सवाल पूछे जाते हैं उसके मानने के अनुसार हम लगभग लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज फिर इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है कि किसी प्रकार का आपको क्वेरी है, कोई समस्या आ रही है पेपर हल करने में, या आपको लगता है कि कैसे सवालों को हल किया जाए,
या आपको लगता है कि तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उसमें, और उस पर मैं आंसर दे दूंगा आपको। तो इस प्रकार से हमारा संपर्क भी बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार।